हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट का टॉपिक है WB's ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्रिटिसिज्म, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है उसकी आलोचना। ठीक है, अब दोस्तों ये जान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी आ सकते हैं और यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 3 में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम आपको इसकी आलोचनाओं के बारे में नहीं बताएंगे दोस्तों। हम यहाँ पे जो भारत है उसकी ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग्स क्या रही हैं 2008 से लेकर 2019 तक, ये हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं जिनमें ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेगमेंट यूपीएससी के लिहाज से सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, इससे रिलेटेड। ठीक, तो चलिए हम जानते हैं इंडिया की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 2008 से लेकर के 2019 तक की। देखो, 2008 में इंडिया की रैंक थी 120। ठीक, 120। 2009 में इंडिया की रैंक है 133, 133। ठीक है, 2008 में कितनी थी? 120। 2009 में 133 यानी 133। 2010 में इंडिया की रैंक है 134 यानी 134। ठीक, 2011 में इंडिया की रैंक है 132। 2012 में इंडिया की रैंक रही 132। 2013 में इंडिया की रैंक है 134। 2014 में इंडिया की रैंक रही 142 यानी 142। 2015 में 130। 2016 में 130। 2017 में 100। 2018 में 77 यानी 77 और 2019 में इंडिया की रैंक है 63 यानी 63वीं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हमने जान लिया कि भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में क्या क्या रैंकिंग आई है 2008 से लेकर के 2019 तक की। लेकिन अब हम जान लेते हैं संदर्भ, किस संदर्भ में हमें आलोचनाएं पढ़ने पर विवश होना पड़ रहा है। ठीक है, तो संदर्भ ये है कि कुछ देशों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स में प्रकाशित आंकड़ों पर सवाल खड़ा किया है। अतः विश्व बैंक ने वर्ष 2020 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को न जारी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ विश्व बैंक द्वारा पिछले 5 वर्षों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का ऑडिट करने का निर्णय भी लिया गया है। देखो, ये संदर्भ है इसका। क्यों आलोचनाएं पढ़नी पड़ रही हैं हमें? क्योंकि इस साल की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नहीं आएगी। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि किस साल वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया है। आंसर क्या होगा? वर्ष 2020। ठीक है, क्लियर? अब चलिए, वर्ष 2020 में प्रकाशित भी नहीं होगी और साथ ही पिछले 5 वर्षों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑडिट भी होगी। ठीक, ओके। जब हम आलोचना की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की एडवांटेजेस भी पूछे जाएंगे। अगर आपको एडवांटेजेस मान लो नहीं भी पता है तो आप एडवांटेजेस को लिख कैसे सकते हैं? इसका सीधा सीधा तरीका है, जैसे आप नाम पढ़िए, क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज मतलब इजी, मतलब व्यापार करने की
के लिए वातावरण को सुगम बनाना, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देश की रैंक आ रही है, तो यानी व्यापार करने के लिए जो वातावरण होता है उसको सुगम बनाने के लिए विश्व बैंक देशों को प्रेरित करता है, ये इसका फायदा होता है, ठीक है। दूसरा फायदा आप लिख सकते हैं कि इससे जो देश प्रेरित होते हैं और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं उन्हें आर्थिक लाभ होता है, ठीक है, वो विकास की ओर निरंतर अग्रसर होते जाते हैं और अपने नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पर पहुंचाने में उनको मदद मिलती है, ठीक है, ये फायदा भी हो सकता है इसका, ठीक। इसके अलावा जो मानक होते हैं, किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए कुछ मानक तय किए जाते हैं, जैसे कानून क्या है, श्रमिकों के अधिकारों की जो रक्षा है वो की जाती है कि नहीं की जाती है, तो इसके पैरामीटर्स को आप पढ़ के देखिए कौन कौन से मानक हैं जिसके आधार पर रिपोर्ट सेट की जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि जो पैरामीटर्स इसमें रखे गए हैं वो लोगों को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं ताकि किसी प्रकार का समझौता कोई भी देश ना करे इन पैरामीटर्स से, है ना, अपने आप को साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा सके, ठीक है, और जो विश्व है उसको तरक्की के रास्ते पर बढ़ने का मार्गदर्शन भी मिल सके, ठीक है। ये इसका फायदा है कि ये पैरामीटर इन सभी बातों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, ये इसका फायदा है, ठीक है। तो इस तरह से फायदे को बना करके आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्रिटिसिज्म पर, हमने रैंकिंग्स देख ली, क्रिटिसिज्म पे आते हैं। तो पहली क्रिटिसिज्म है रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। अब इसका सुनिए क्या बात है। वर्ष 2014 से 18 में चिली की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तेजी से गिरावट आई। वर्ष 2014 में चिली का स्थान 34वां था, जबकि वर्ष 2017 में चिली का स्थान 67वां हो गया। इस पर चिली की भूतपूर्व राष्ट्रपति मिशेल बार्कलेट ने विश्व बैंक पर यह आरोप लगाया कि इस संगठन ने दक्षिणपंथी पार्टी के शासनकाल में चिली की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार दिखाकर उनके साथ अन्याय किया है। यानी जो चिली की राष्ट्रपति थी मिशेल बार्कलेट, वो सोशलिस्ट पार्टी की रही हैं, और जो सोशलिस्ट पार्टी के विरोधी कौन होते हैं, कम्युनिस्ट। तो जो राइट विंग है, दक्षिणपंथी लोग हैं, उनके शासनकाल में क्या हुआ कि जो ईज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग थी चिली की, उनमें सुधार दिखाया गया, जबकि सोशलिस्ट पार्टी के शासनकाल में जो राष्ट्रपति थी वो सोशलिस्ट की थी, उनके शासनकाल में ऐसा नहीं किया गया। तो ये इनके साथ एक तो भेदभाव भी है और जो उनके पद की गरिमा रही है उसको भी ठेस पहुंचाया है विश्व बैंक ने। ये चिली की राष्ट्रपति मिशेल बार्कलेट का कहना है, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति रही हैं। 2014 से लेकर के 2018 तक उन्होंने शासन किया है, ठीक है। तो ये हो गई राजनीति से प्रेरित है रिपोर्ट, ये हो गई पहली आलोचना। दूसरा, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री पॉल एम रोमर द्वारा गलतियों को स्वीकार करना, ठीक है। तो यानी कि जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं विश्व बैंक के पॉल एम रोमर, उन्होंने गलतियों को स्वीकार किया है। क्या क्या गलतियां थी? रोमर ने वर्ष 2017 में कहा था कि हमारी रेटिंग में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति बार्कलेट के शासनकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति संतोषजनक थी, ठीक है। चिली में जब बार्कलेट का शासन था उस समय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति वहां पे कैसी थी? संतोषजनक थी। ऐसा कहना किसका है? जो पॉल एम रोमर हैं। वो कौन हैं? वो हैं वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के
मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अपनी ही संस्था की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। यहां तक कि विश्व बैंक की एक इकाई स्वतंत्र मूल्यांकन समूह का भी यही मानना है कि इनकी 2013 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्वसनीयता और निष्पक्षता के आधार पर संदेहास्पद है। ठीक है, इसकी विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। किसकी? 2013 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पे। ये किसका कहना है? ये कहना है विश्व बैंक की अपनी इकाई स्वतंत्र मूल्यांकन समूह यानी इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ग्रुप का ये कहना है कि हमारी जो 2013 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसकी रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी क्वेश्चनेबल है, यानी कि विश्वसनीयता और निष्पक्षता संदेहास्पद है, सवालों के घेरे में है। क्लियर? चलिए तीसरा देखिए, सूचकांक की गणना तथा रिपोर्ट तैयार करने की कार्य प्रणाली का संदेहास्पद होना। देखिए यहां पे सुनिए, सूचकांक की विश्लेषणात्मक तथा अनुभवजन्य नींव बेहद कमजोर है। ये सूचकांक मात्र विधिक सत्यता पर आधारित है। वास्तविक परिस्थितियों से इस सूचकांक का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कानूनी तौर पे ये सही है, इसका मतलब यही है, विधिक सत्यता पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर ये भले ही सही हो, लेकिन इसका जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, जमीनी हकीकत जो है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए, जब विश्व बैंक को भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बनाने के लिए देश का अलग अलग मानकों के आधार पर मूल्यांकन करना होता है, तो विश्व बैंक द्वारा इसके लिए दिल्ली और मुंबई के बड़े दलालों, वकीलों तथा अकाउंटेंट से आंकड़े जुटाने होते हैं। जबकि यदि विश्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए उद्यमियों से आंकड़ा जुटाया जाता, तभी भारत को उसकी जमीनी हकीकत से रूबरू कराया जा सकता था और भारत की सही रैंकिंग पता चल सकती थी। ठीक है, ये उदाहरण दिया गया है। देखो, विश्व बैंक को जब आंकड़े जुटाने होते हैं तो किससे जुटाती है? दिल्ली और मुंबई के दलालों, वकीलों और अकाउंटेंट से। जबकि आंकड़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आंकड़े जुटाए किन से जाते हैं? उद्यमियों से जुटाए जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स से, जो लोगों को नौकरी देते हैं। ठीक है, उनसे जुटाया जाता है। उनसे आपको पता चलेगा कि भाई जमीनी हकीकत है क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूचकांक की उपयोगिता संदिग्ध है। ठीक है, यूटिलिटी जो है सूचकांक की, इंडेक्स की, वो संदिग्ध है। रैंकिंग में सुधार और पूंजी निर्माण में वृद्धि के बीच कोई विश्वसनीय संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, रूस ने अपने देश में किसी निवेश को आकर्षित नहीं किया, है ना। रूस कभी भी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं बना, तब भी उसकी रैंक 2012 में 120 थी, और जबकि 2018 में इसकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 20वीं हो गई, जो भारत, चीन और ब्राजील से काफी आगे है। जबकि चीन निवेशकों के लिए सदा आकर्षण का केंद्र बना रहा, परंतु वर्ष 2006 से वर्ष 2017 तक उसका स्थान 78 से 96 के इर्द गिर्द ही रहा है। ठीक है, देखो, रूस कभी भी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं बना, लेकिन
2012 में उसकी रैंक 120 थी, जबकि वो 2018 में अच्छी हुई और 20वीं हो गई। जबकि चीन हमेशा निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन 2006 से 2017 तक उसकी जो रैंक है वो 78वें स्थान से लेकर के 96वें स्थान के इर्द गिर्द घूमती रही है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है ये, सूचकांक श्रमिकों के खिलाफ है और पूरी तरह से आदर्शवादिता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक सुनिए, व्यावसायिक लक्ष्यों की आसानी से पूर्ति करने के लिए कारखानों और श्रमिकों की सुरक्षा के साथ साथ श्रमिकों की अधिकारों से भी समझौता कर लिया जाता है। साथ ही यदि कोई ऐसा कर रहा है तो विश्व बैंक इस गलती को नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, देखो अब यहां पे बात ये हो रही है कि विश्व बैंक के पैरामीटर में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि लेबर्स यानी श्रमिकों के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए और कारखानों और श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कई कंट्रीज में लेबर्स के अधिकारों से समझौता किया जाता है और कारखानों और लेबर्स की सुरक्षा से समझौता किया जाता है। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य ने क्या किया है कि अब यानी कि 2016 में इन्होंने बॉयलर्स एक्ट 1923 और इंडियंस बॉयलर्स रेगुलेशन 1950 के तहत इन्होंने जो स्टीम्ड बॉयलर्स का वार्षिक निरीक्षण होता था अनिवार्य रूप से उसको समाप्त कर दिया है। अब वार्षिक निरीक्षण में तो सब लोग ध्यान देते थे कि अगर गलती पाई गई तो पकड़े जाएंगे, लेकिन जब निरीक्षण को इन्होंने समाप्त कर दिया तो भाई क्वालिटी में गिरावट तो आ ही जाएगी स्टीम्ड बॉयलर्स के। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस पैरामीटर को अगर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है तो ज़रूर से ज़रूर विश्व बैंक को उनकी रैंकिंग्स के लिए एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हुए आलोचना के पॉइंट्स। अब देखिए भारत के लिए निहितार्थ। तो वर्ष 2015 के बाद से सरकार ने भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में राजनीतिक और प्रशासनिक पूंजी का निवेश किया है। देश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भले ही अच्छी हुई है, परंतु देश की इन रैंकिंग्स का ज़मीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी देश की जीडीपी के 16 से 17% तक आकर स्थिर हो गई है और 2011-12 से तथा 2017-18 के बीच 3.5 मिलियन लोगों की नौकरियां चली गई हैं। तो ऐसे में भारत सरकार के लिए आवश्यक है कि भारत सरकार इस पर गहन विचार करे कि हमारे देश की ईज ऑफ बिजनेस रैंकिंग में भले ही सुधार हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये जो कार्य प्रणालियां हैं वो इस तरह से विफल क्यों हो जाती हैं, है ना। उसका असर जमीनी स्तर पे दिख क्यों नहीं रहा है। हम क्या ऐसा करें कि जिससे कि जैसे जिस प्रकार की हमारी रैंकिंग है उससे हमारी कार्य प्रणाली का मेल हो जाए और सच में लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ पे जो व्यापारिक सरलता है वो वाकई है। ठीक, तो दोस्तों इसी सेगमेंट के साथ हम अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। यही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी कर्व की अनुभूति को अपने मन में संजोए हुए
पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को एक बार फिर कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।